प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का। हम लोग पढ़ रहे हैं B.Sc थर्ड ईयर की क्वांटम मैकेनिक्स और आज हमारा फोर्थ लेक्चर है। आज एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल हम लोग करने वाले हैं, यानी कि आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग है। डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट ऑफ मैटर वेव्स। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक ये रहने वाला है प्यारे बच्चों। देखिए क्या विडंबना हुई कि हम अगर लाइट की बात करते हैं तो हमने पीछे ऑप्टिक्स में पढ़ा है इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन। ये तमाम जो फिनोमिना है ये हमारे तभी एक्सप्लेन होते हैं जब हम ये समझें कि लाइट वेव नेचर की होती है। लेकिन अभी पिछले वीडियोस में हमने कुछ फिनोमिना स्टडी करे हैं, जैसे ब्लैक बॉडी रेडिएशन है, कॉम्पटन इफेक्ट है, या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, या इस तरह के कई फिनोमिना और भी हैं जो सिर्फ तभी एक्सप्लेन हो पाते हैं जब हम ये माने कि रेडिएशंस की जो नेचर है वो पार्टिकल नेचर होती है, यानी कि वो फोटोन से मिलकर के बनी है। इस टाइप से हम बात करते हैं। अब हो गया ना कि अब हम क्या माने, कुछ फिनोमिना वेव नेचर से एक्सप्लेन होते हैं, कुछ पार्टिकल नेचर से एक्सप्लेन होते हैं, तो आखिर इस लाइट की रेडिएशंस की नेचर है क्या? इस कन्फ्यूजन को दूर किया हमारे डी ब्रोगली, जिनका पूरा नाम है लुइस प्रिंस विक्टर डी ब्रोगली। उन्होंने कहा कि भाई कंफ्यूज ना हो कि ये जो रेडिएशन है ना इसकी दोहरी नेचर होती है, ड्यूअल कैरेक्टर होता है, ड्यूअल नेचर होती है, पार्टिकल एज वेल एज वेव। उसने कहा सिर्फ लाइट ही नहीं, किसी भी मेटेरियल पार्टिकल जो मूव करता है उसमें वेव एज वेल एज पार्टिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। और उन्होंने फिर अपनी एक इक्वेशन भी दी जिनको आगे कहा गया डी ब्रोगली वेव इक्वेशन, और वो जो वेवलेंथ होती है उस वेव की, डी ब्रोगली वेव की, उसे कहा गया डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो प्यारे बच्चों चलिए हम नोट्स बनाते चले जाएंगे और इस कॉन्सेप्ट को जो मैंने अभी आपको बताया है वो लिखते चले जाएंगे वन बाय वन करके। चलिए शुरुआत करते हैं, यानी कि आप इसको इस तरीके से लिखेंगे, इन ऑर्डर टू, अगर क्वेश्चन ये पूछा जाता है एक्सप्लेन दी डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट ऑफ द मैटर वेव्स, या इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप कुछ इस तरीके से लिखेंगे, इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन द फिनोमिना such as reflection, refraction, interference, diffraction, polarization, etc. The radiations must have wave nature. The radiations like wave, उन्हें वेव की तरह बिहेव करना ही होगा, तो ही ये फिनोमिना जो है हमारे रेडिएशंस के एक्सप्लेन हो पाते हैं। और इसके अलावा देखिए, इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन द फिनोमिना, अब मैं उन फिनोमिना की बात करता हूँ, फिनोमिना जो हमने हाल ही में पिछले 2-3 लेक्चर्स में पढ़ा है। फिनोमिना लाइक कौन कौन से? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, ब्लैक बॉडी रेडिएशंस, एक्सेट्रा, और भी है। द रेडिएशंस मस्ट बिहेव लाइक पार्टिकल, मतलब उन्हें पार्टिकल, या यूं कहिए कि हम ये माने कि वो फोटोन से मिलकर के बने होते हैं। ये ना कन्फ्यूजन कि भाई हम उसको लाइट की या रेडिएशंस की नेचर को हम वेव नेचर माने या इसे हम पार्टिकल नेचर माने, भाई क्या माने? तब डी ब्रोगली पहला साइंटिस्ट था जिसने कहा कि जो रेडिएशंस होती हैं
उनकी ड्वेल नेचर होती है, ड्वेल करेक्टर होता है। यानी कि मैं यहां लिखाऊंगा लुइस प्रिंस, पूरा नाम विक्टर डी ब्रोगली वाज फर्स्ट, पहला साइंटिस्ट था। लोगों ने उस पर विश्वास नहीं किया, बोले ऐसे ही बोलता है, ऐसे ही करता रहता है, ये इसकी काल्पनिक बातें हैं, ये इसकी हाइपोथेसिस है। और उस समय क्योंकि साइंटिस्ट तब तक किसी चीज को नहीं मानते जब तक कि उसका कोई एक्सपेरिमेंटल एविडेंस ना हो। लोग शुरू में तो हंसते ही हैं। शुरू में तो किसी ने कहा था कि अर्थ राउंड है, गोल है, तो किसी ने उसकी बात को नहीं माना था। ठीक वैसे ही डी ब्रोगली ने जब कहा कि जो रेडिएशन से इनकी ड्वेल कैरेक्टर होता है, तो किसी ने नहीं माना। यानी कि ठीक वाज फर्स्ट हु इंट्रोड्यूस द concept of ड्वेल कैरेक्टर और ड्वेल नेचर ऑफ रेडिएशंस। उन्होंने कहा कि ये जो रेडिएशंस है ना, इनकी ड्वेल कैरेक्टर होता है, ड्वेल नेचर होती है। यानी दैट इज, इसका मतलब क्या निकला कि दे बिहेव like particle as well as wave। रेडिएशन की ड्वेल नेचर होती है। अब बात आई वही रेडिएशन ही ऐसा क्यों, फोटोन ही ऐसा क्यों, कि वही उसकी तो पार्टिकल नेचर भी होती है और वेव नेचर भी होती है। उसने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। कोई भी मेटेरियल पार्टिकल जब वो मूव करता है तो वो भी वेव कैरेक्टरिस्टिक्स रखता है। वो होता तो पार्टिकल है ना, जब वो मूव करता है तो उसमें वेव कैरेक्टरिस्टिक्स भी आ जाती हैं। और उस वेव को क्योंकि कहता है कि अब मैंने इसके बारे में बताया है तो वो मेरे नाम से जाना जाएगा। यानी कि वो क्या हुआ, उसे डी ब्रोगली वेव कहेंगे। द वेव एसोसिएटेड विद ए मेटेरियल पार्टिकल दैट इज कॉल्ड मैटर वेव और डी ब्रोगली वेव। यही तो मैं बात यहां लिख रहा हूं। द वेव associated with matter wave, with matter or any material particle, आप कह सकते हैं with matter is called de Broglie wave और matter wave। इसे हम matter wave भी कहते हैं। the equation of de Broglie wave is called de Broglie वेव इक्वेशन। उसे हम डी ब्रोगली वेव इक्वेशन कहेंगे। और प्यारे बच्चों, आप जानते हैं वो इक्वेशन क्या होती है, मैं आप आगे प्रूव करेंगे। लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी, लेकिन इसके हम बाद में बात करेंगे। और ये जो वेवलेंथ आएगी ना इस वेव की, उसे हम कहेंगे डी ब्रोगली वेवलेंथ। द वेवलेंथ इज कॉल्ड de Broglie wavelength। प्यारे बच्चों, आप अपने नोट्स बनाते जाइए, देखिए, समझिए, पढ़िए, और जब वो कुछ समझ में आ जाए तो उसे लिख लीजिए। क्योंकि हमें एग्ज़ाम के टाइम उनको रिवाइज करना है। एग्ज़ाम में हमें बहुत ही अच्छी तरीके से उसे रिप्रोड्यूस करना, तभी तो हमारी स्कोरिंग ज़्यादा होगी। तो पहली बात तो हमारे ये बात समझ में आ गई कि वही डी ब्रोगली पहला इंसान था, पहला साइंटिस्ट था जिसने बताया कि कोई भी मेटेरियल पार्टिकल जब मूव करता है तो एक वेव एसोसिएट करता है, और उस वेव को डी ब्रोगली वेव या मैटर वेव कहते हैं। और रेडिएशंस की तरह मेटेरियल पार्टिकल भी वेव कैरेक्टरिस्टिक्स रखते हैं। अब हम थोड़ा सा, आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम उस डी ब्रोगली वेव इक्वेशन की भी बात करेंगे। आपके तमाम क्वेश्चन जो हैं वो हो जाएंगे। बस यही आप देखना कि इस पूरे लेक्चर को तो आपको देखना ही पड़ेगा, पढ़ना तो पड़ेगा, शांति से पढ़ना पड़ेगा, तभी ये चीज़ें आपके समझ में आएंगी। हालांकि नोट्स आप बना सकते हैं, फिर भी नोट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाने वाला है। अब प्यारे बच्चों, हम डी ब्रोगली जो वेव इक्वेशन क्या दी थी उसके बारे में बात कर लेते हैं। कोई बहुत मुश्किल नहीं है। पहले हम बात करेंगे चुपके से किसकी, फोटोन की।
फोटोन के या रेडिएशंस के लिए हम वो डुअल नेचर वाली जो डी ब्रोगली वेव है ना उसकी बात करते हैं, फिर हम मैटर वेव की बात करेंगे। चलिए, अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, प्यारे बच्चे बता देना आप मेरे को, थ्योरी द एनर्जी ऑफ द फोटोन्स क्या होती है प्लैंक क्वांटम थ्योरी के तहत? द एनर्जी ऑफ फोटोन, चलिए चलिए बताइए मेरे को क्या होती है। आप जानते हैं कि फोटोन की एनर्जी प्लैंक क्वांटम थ्योरी के तहत होती है E इक्वल टू एच म्यू, और जहां एच प्लैंक्स कांस्टेंट है और म्यू उसकी फ्रीक्वेंसी है, ठीक है ना। अच्छा, आइंस्टाइन ने भी एनर्जी दी थी, मास एनर्जी रिलेशन आप जानते हैं, बिल्कुल सही वही चीज़ है, E बराबर mc², यानी कि यहाँ पर ये भी लिख देते हैं क्योंकि चीज़ तो एक ही है। एक ही चीज़ को दो अलग अलग साइंटिस्ट अगर बता रहे हैं, दोनों ही ग्रेट हैं, दोनों ही परफेक्ट हैं, तो फिर दोनों ही सही भी हैं, यानी कि अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन मास एनर्जी रिलेशन, एनर्जी रिलेशन ये भी बता दीजिए मुझे, यहाँ कोई नई बात नहीं है और हम जानते हैं, बिल्कुल सही सोच रहे हो, E बराबर mc², ये हो गया। लेकिन दोनों का लेफ्ट साइड आप देखिए इक्वल है, तो फिर दोनों का राइट साइड भी बराबर होगा ना, होगा ही, तो इसलिए हम क्या लिख देंगे, h म्यू इज इक्वल टू mc², या ऑन इक्वेटिंग इक्वेशन 1 और 2 हमने ये लिख दिया है। लेकिन एक चीज़ और हम जानते हैं, फ्रीक्वेंसी और इनके बीच में रिलेशंस, देखिए बेटे ये आप जानते हैं ना क्या होती है कि C इक्वल टू म्यू लेमडा, जहाँ C वेलोसिटी है, म्यू फ्रीक्वेंसी और लेमडा उसकी वेवलेंथ है। यहाँ से अगर हम इस म्यू की वैल्यू निकाल लें तो म्यू क्या हो जाएगा, C बाई लेमडा। तो पुट दिस वैल्यू ऑफ म्यू यानी फ्रीक्वेंसी यहाँ रख दे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये देखिए एच C बाई लेमडा इट इज इक्वल टू mc², ठीक है ना। सिर्फ म्यू के स्थान पर हमने क्या लिख दिया है, C बाई लेमडा। एक बात है, इस C से ये C कैंसिल कर दिया हमने, और फिर देखिए हमारे पास क्या आ गया है, H अपॉन लेमडा इज इक्वल टू mc, और m इंटू सी क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी, आप जानते हैं ये तो मोमेंटम होता है, यानी कि ये क्या हो गया, मोमेंटम ऑफ द फोटोन, क्योंकि फोटोन ही है जो वेलोसिटी ऑफ लाइट से प्रोपगेट करता, मूव करता है, इज दी। इस इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये देखिए लैम्डा इज इक्वल टू, ये लैम्डा तो हमने इधर ले गए हैं, ये देखिए इसको हटा दीजिए, यहाँ देखिए एच अपॉन लैम्डा mc है ना, तो mc को लेफ्ट साइड में नीचे ले आते हैं डिनोमिनेटर में और लैम्डा को इधर, तो हमारे पास हो जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन mc, इसको इस तरह से कह दीजिए, या फिर लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी कह दीजिए, बात एक ही है। और ये जो इक्वेशन हमारे पास आ गई है, दिस इज दी डी ब्रोगली वेव इक्वेशन फॉर फोटोन। मैं फोटोन की बात कर रहा हूं, ये फोटोन की वेलोसिटी है, ये प्लैंक्स कांस्टेंट है, और ये इक्वेशन, यानी कि दिस इक्वेशन 1 इज दी डी ब्रोगली वेव इक्वेशन फॉर फोटोन। या यूं कहिए, हमने, आप कहेंगे सर ये तो आपने फोटोन के लिए ही डिराइव किया है, फोटोन की ही आपने यहाँ एनर्जी ली है, फोटोन के लिए ही ये वेलोसिटी है, तो ये तो फोटोन के लिए है। निश्चित तौर पे ये इक्वेशन हमने किसके लिए ड्राइव की, फोटोन के लिए ही है। लेकिन नेचर लव सिमेट्री, प्रकृति में कोई भेदभाव नहीं है। डी ब्रोगली ने फिर यही तो कहा कि ये इक्वेशन सिर्फ फोटोन के लिए ही नहीं, ये किसी भी मेटेरियल पार्टिकल के लिए अप्लीकेबल है, यानी कि दिस इक्वेशन इज डिराइव्ड फॉर द फोटोन बट इट इक्वली अप्लीकेबल। आप लिख भी देना यहां पर कि दिस इक्वेशन इज डिराइव्ड, भाई डिराइव की गई है, झूठ नहीं है इसमें, डिराइव्ड फॉर फोटोन्स, ये फोटोन के लिए ड्राइव की गई है, बट लेकिन ये भी सही है, बट इट इज इक्वली अप्लीकेबल,
टेबल फॉर material particles also। मेटेरियल पार्टिकल के लिए भी ये पूर्ण रूप से सही है। यानी कि अगर मैं ये कहूँ, जैसे मान लो आप एक बॉल ले रहे हैं और बॉल को आप थ्रो कर रहे हैं, तो बॉल की वेलोसिटी होगी, बॉल का मास होगा, तो जो वो मूविंग बॉल है ना, या मूविंग कोई भी मेटेरियल पार्टिकल है ना, वो वेव की तरह भी बिहेव करेगा। मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ कि इफ m is the mass of any moving material particle, mass of any particle, किसी पार्टिकल का मास है बेटे, कोई बात नहीं, और v क्या है, v इट्स वेलोसिटी, v इसकी वेलोसिटी है। तो फिर ये इक्वेशन इस पार्टिकल के लिए क्या बन जाएगी, आप समझ गए हैं, जहां c है वहां v आ जाएगा, जहां उस फोटोन का मास था वहां उस पार्टिकल का मास आ जाएगा। यानी इसको हम ऐसे लिखेंगे, लैम्डा इजकल टू h अपॉन एम वी, ठीक ऐसे, ये देखिए। या फिर हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, लैम्डा इजकल टू h अपॉन पी, पी मोमेंटम ही तो है, ये देखिए। ये जो इक्वेशन है नंबर 2 में कह देता हूं, अच्छा ये 2 नंबर इक्वेशन वहां थी, आप इसको इक्वेशन 3, इसको इक्वेशन 4 कह दीजिए। ये जो इक्वेशन 4 है ना, दिस इज कॉल्ड डी ब्रोगली वेव इक्वेशन। एक्चुअल में ये है, वेव का कंसेप्ट तो आ गया था समझ में, ठीक है भाई, ये कभी वेव की तरह बिहेव करती है, कभी पार्टिकल की तरह बिहेव करती है, यानी कि इसकी ड्यूअल नेचर है। लेकिन ये नई बात हो गई कि कोई भी मेटेरियल पार्टिकल जब मूव करता है तो वो वेव की तरह बिहेव करता है, और उस डी ब्रोगली पर उस समय किसी ने विश्वास नहीं किया। इसलिए जब कोई हमारी बात पर विश्वास नहीं करता तो हम लोग क्या कहते हैं, हम कहते हैं भाई मत मानो, मेरे पास फिलहाल कोई इसका एविडेंस नहीं है एक्सपेरिमेंटल, ये मेरी काल्पनिक समझ लीजिए, मेरी हाइपोथेसिस समझ लीजिए। और इसीलिए इस बात को उस समय डी ब्रोगली हाइपोथेसिस कहा गया कि एवरी मूविंग मेटेरियल पार्टिकल इज एसोसिएटेड विद ए वेव एंड दैट वेव इज कॉल्ड मैटर वेव और डी ब्रोगली वेव, एंड every moving material particle behave like a wave as well as particle. This is the hypothesis of the de Broglie। यानी कि अब आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, और हम थोड़ा सा इसको और आगे एक्सप्लेन करते हैं। प्यारे बच्चों, ये जो इक्वेशन 4 है ना, इसे ही हम कहते हैं डी ब्रोगली वेव इक्वेशन। इक्वेशन 4 इज कॉल्ड डी ब्रोगली, आप देख लीजिए इसमें वेव इक्वेशन, और ये क्या दे रही है, ये लैम्डा क्या है, वेवलेंथ। इट गिव्स द वेवलेंथ ऑफ द वेव एसोसिएटेड विद ए मूविंग मेटेरियल पार्टिकल। यानी कि आप ये लिख दीजिए ना, इट गिव्स द वेवलेंथ ऑफ वेव associated with moving particle। ये आगे प्यारे बच्चों, इसे हम जो मूविंग पार्टिकल है, जैसे मान लो m वेलोसिटी से जा रहा है, v वेलोसिटी, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी, उसकी टर्म में भी लिख सकते हैं। यानी कि देखिए, इफ काइनेटिक एनर्जी, आप मुझे बताइए, काइनेटिक एनर्जी जैसे कोई पार्टिकल है, कोई भी बॉल है या कोई भी मेटेरियल पार्टिकल है, वो मूव कर रहा है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी ना। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला आप जानते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर, बिल्कुल वही बात है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ मेटेरियल पार्टिकल क्या होता है प्यारे बच्चों, आप जानते हैं, ये होता है, इसको हम ई से लिख लेते हैं, इट इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, यही होता है ना। इसको हम कुछ ऐसे लिख देते हैं, 2 को हम लेफ्ट साइड में ले आते हैं, तो हम इसको कैसे लिख देंगे, 2E इज इक्वल टू एम वी। कोई बात नहीं, एक काम और करते हैं, हम दोनों तरफ जो है ना m से मल्टीप्लाई, कोई फर्क नहीं पड़ता ना, दोनों तरफ कोई चीज़ कर दें तो हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं, किससे, m से। ये देखिए इधर m का स्क्वायर हो गया है, तो फिर हम इसको अगर हम रूट ले लें दोनों तरफ, ये देखिए, तो ये हो जाएगा 2me एंड इट इज इक्वल टू एम। और इस एम वी के स्थान पर ये मोमेंटम ही तो है, अगर हम ये वैल्यू यहाँ रख दें तो हमें क्या मिलेगा, यानी ये देखिए
लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन, ये देखिए प्यारे बच्चों 2m/e। ये देखिए जहाँ mv था वहाँ पर हमने ये रख दिया है, और ये भी हमारे पास डी ब्रोगली वेव इक्वेशन आ गई, और वो भी काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मेटेरियल पार्टिकल की फॉर्म में। दिस इक्वेशन 5 गिव्स द डी ब्रोगली वेव इक्वेशन ऑफ द मेटेरियल पार्टिकल इन टर्म्स ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट पार्टिकल। क्योंकि कई बार जब आपके न्यूमेरिकल्स में, क्वेश्चंस में काइनेटिक एनर्जी दे दें किसी पार्टिकल की, फिर तो आप ये इक्वेशन लगाएंगे ना। और अगर आपको वेलोसिटी, मास दिया हुआ हो या फिर मोमेंटम डायरेक्ट दिया हुआ, तो ये इक्वेशन निकालेंगे। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों आप लोग देख सकते हैं। हम एक बात और देख रहे हैं, जितनी तेजी से वेलोसिटी ज़्यादा होगी, पार्टिकल की वेवलेंथ उतनी ही कम होगी, और जितनी वेलोसिटी कम होगी तो पार्टिकल की वेवलेंथ जो है वो उतनी ही, यहाँ पर आप देख रहे हैं, ज़्यादा हो जाएगी। ये देखिए एक बात, सीधी सी बात है कि इफ़ मान लो मैं v को 0 ले लूँ, यानी कि कोई पार्टिकल रेस्ट में है, तो रेस्ट में होगा तो वेवलेंथ कितनी हो जाएगी, यहाँ पर देखिए लेमडा बिकम इक्वल टू इन्फिनिटी, क्योंकि समथिंग अपॉन 0 हो गया ना, तो फिर ये क्या होगी, वेवलेंथ क्या होगी, ये तो इन्फिनिटी होगी। और किसी वेव की वेवलेंथ इन्फिनिटी है तो उसकी फ्रीक्वेंसी तो 0 हो जाएगी ना, और जब जो उसकी वेव कैरेक्टरिस्टिक्स भी 0 हो जाएगी। यानी कि अगर कोई मेटेरियल पार्टिकल रेस्ट में है तो इट डज नॉट बिहेव एनी डी ब्रोगली वेव, क्योंकि उसकी वेवलेंथ जो है इनफाइनाइट हो जाती है। ओनली मूविंग मेटेरियल पार्टिकल इज आर एसोसिएटेड विद द वेव, एंड दोज वेव्स आर कॉल्ड डी ब्रोगली वेव। अच्छा, इसमें एक कंसेप्ट आपने एक और देखा प्यारे बच्चों, यहाँ कहीं पर भी चार्ज का कंसेप्ट नहीं आया। चार्ज का कंसेप्ट, पार्टिकल चार्ज है या नहीं है, उस पर पॉजिटिव नेगेटिव कैसा चार्ज है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस वो पार्टिकल मूव करना चाहिए तो उसके साथ डी ब्रोगली वेव एसोसिएट होगी। लेकिन अगर वो पार्टिकल चार्ज, उस चार्ज अनचार्ज की तो बात ही नहीं है। लेकिन हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में देखा था कि जब कोई चार्ज पार्टिकल मूव करता है, ओसिलेट करता है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पैदा होती हैं। इसका मतलब ये है कि ये जो हमारी डी ब्रोगली वेव है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर की नहीं होती। खैर, बहुत सी बातें प्यारे बच्चों हमें बतानी है आपको। अब हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा उसमें हम इसी डी ब्रोगली वेव इक्वेशन को डिराइव करेंगे। किससे? स्टेशनरी वेव्स के कॉन्सेप्ट से। में टाइम डायलेशन का कॉन्सेप्ट लिया था, उन दोनों को यूज करके आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डिराइव डी ब्रोगली वेव इक्वेशन। तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके नोट्स बना लीजिए। हालांकि बिल्कुल इसी फॉर्म में नोट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जो मेरी ही राइटिंग में है। हम किसी से कॉपी नहीं करते, जो समझा है सिर्फ वही चीज़ लिख रहे हैं आपको यहाँ पर, और वही चीज़ आपके लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकती हैं, क्योंकि ऐसा लगेगा आपको कि आपने उस चीज़ को समझ करके ही लिखा है। फिर बात तो बस इतनी सी है जो आपको बार बार याद दिलानी पड़ती है। काफ़ी बच्चे, उनको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन पता नहीं क्यों वो सब्सक्राइब नहीं करते। अरे अच्छी चीज़ जहाँ से भी मिलती है उसको सहेज कर रखना चाहिए, इसीलिए बेल आइकॉन को भी हमें प्रेस करके रखना चाहिए। अपनी दोनों ही चैनल्स को, आईसी सर फिजिक्स और फिजिक्स बाय आईसी सर, इन दोनों को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। प्यारे बच्चों, अगर अच्छी बात है तो शेयर भी करें, तभी तो कोई चीज़ दूसरों तक जाएगी, उनको पता चलेगा और फिर उनका भी फायदा हो सकता है। तो मिलते हैं एक और इम्पोर्टेंट आर्टिकल के साथ, जहां हम डिराइव करने वाले हैं डी ब्रोगली वेव इक्वेशन को। थैंक यू वेरी मच।